नेता बन के नहीं ये काम किए हैं हम वहाँ का बच्चा बन के काम आपके लिए किए हैं। उसके अनुसार हमको वोट दीजिए। हम मेरे पास कोई वोटर ना जो मेरा रैली में हो, चाहे मेरे पास आता है, खरीदा हुआ लोग नहीं है वो 200 रुपया वाला और 500 रुपया दे के जो भीड़ इकट्ठा करते हैं नेता, वो लोग मेरे पास नहीं आते हैं। मेरे पास वही लोग आते हैं जो मन से आते हैं, जो दिल से हमको चाहते हैं। और वैसा नेता बनिए, ये वाला नहीं बने कि आज केला छाप में चले गए, कल कहीं टिकट मिल गया तो चले गए और पता चल रहा है कि केवल और केवल आप अपना नेतागिरी सेक रहे हैं। क्या आपको भी किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन प्राप्त है? आपने हाल में एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देने के दौरान कहा कि इस वार्ड को आप एक मॉडल वार्ड बनाएंगे ना। और चूंकि आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो 99% जनसंख्या है वो एक स्लम है, काफी मुश्किल होगा। क्या आपके क्षेत्र में अभी भी स्लम ही एक सबसे बड़ी समस्या है? इसके अलावा भी और भी कुछ ऐसी समस्या है जो आपको दिखती है? केवल समस्या ही तो है। अभी के वर्तमान में जो सिस्टम है, कितना मुश्किल होता है अपने राज्य के अपने क्षेत्र के विकास के लिए फंड ला पाना, स्वीकृति हासिल करना कितना मुश्किल होता है? अब पता कर लीजिएगा, हम वो पार्षद है ठेकेदार का नाक में न थैल करके काम कराएं। रोड अगर गलत ढाल दिया तो रोड को तुड़वा के बनवाए हैं, दोबारा से ढलाई करवाए। इस निकाय चुनाव में अपनी उम्मीदवारी दर्ज करने को बस 2 दिन शेष रह गए और ऐसे में बहुत से चेहरे नए हैं तो कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो अपने कार्य के बल पर इस चुनाव में एक बार फिर अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। जोहार नमस्कार, मैं हूं शुभम और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में नगर भ्रमण। और हम आज सीधे आप पहुंचे हैं वार्ड 37, जहां के पूर्व पार्षद आनंद मूर्ति जी उर्फ पप्पू सिंह, लोग इन्हें उसी नाम से जानते हैं, वो आज हमारे साथ मेहमान के तौर पर है। खास बातचीत करेंगे। इनकी पहचान है कि एक सेना से रिटायर्ड है और उसके बाद इन्होंने चुनावी मैदान में कदम रखा। इस क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं पार्षद के तौर पर और एक बार फिर इस चुनाव में उतर रहे हैं। इनसे आज खास बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको भी बहुत बहुत स्वागत। पहले तो ये बताइए कि इस चुनाव में जो आपका अभी तक का जो आपका एक नेता के तौर पर, चूंकि आप नेतृत्व कर चुके हैं इस क्षेत्र का, कैसा अनुभव रहा? आप फौज में थे और देश की सेवा करते थे, अब आप जनता की सेवा कर रहे हैं, कितना फर्क है ये बताइए। देखिए, फर्क तो जमीन और आसमान का है। फौज में नौकरी हम लोग जब किए, वहां ईमानदारी सबसे पहला चीज। और जब हम पार्षद का इलेक्शन लड़े तो चाहे जो भी जगह पे हम लोगों को पाए, इससे जो रिलेटेड लोग हैं, केवल करप्शन है। आपको ये पता होना चाहिए कि फौज डिसिप्लिन से चलता है और यहाँ पे डिसिप्लिन नाम का कोई चीज है ही नहीं। तो अंतर तो है। और हम तो जो 5 साल कार्यकाल पिछला समय में हम बिताए हैं, आपको पता होगा कि पूरे झारखंड, हमको लगता है पूरे झारखंड का सबसे बड़ा स्लम है। हम हमेशा ये बात बोलते आए हैं। और यहाँ का लोग का जो जीविका है बहुत निम्न स्तरीय रहा है। हम खुद भी वहां जन्म लिए हैं। तो कोई भी मूलभूत सुविधा जो हम लोग, हमारे क्षेत्र के विधायक रहे, चाहे बाकी लोग भी रहे, हमको लगता है कि कभी भी वो लोग उस क्षेत्र के बारे में नहीं सोचे। फिर भी इस 5 साल के कार्यकाल में हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि सरकार का ही दिया हुआ फंड से हम उस क्षेत्र का डेवलपमेंट किए हैं। हेमंत सोरेन जी को खास करके हम बोलेंगे, क्योंकि लोग बोलता है हमको नहीं पता है, लेकिन मेरे क्षेत्र के लिए उनके कार्यकाल में बहुत बहुत मदद हमको मिला है। और आज आप जाइएगा तो एक समय होता था कि बरसात जैसे आता था तो वहां का बच्चा घर से निकलता नहीं था, और आज उस क्षेत्र में गली गली में मैं रोड बना दिया,
लाइट का काम किया, नाली का काम किया, बोरिंग जो हो सका यथासंभव वो करवा पाया। इतना बड़ा क्षेत्र में आज उन्हीं के 2 साल के कार्यकाल में, क्योंकि 2 साल तो कोरोना में निकल चुका था और 1 साल जब हम नया जीत कर आए थे तो समझ में नहीं आता है। शुरुआत का साल आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि क्या फंड है, किस कोष से आपको वो फंड मिल रहा है, ये सब समझ में नहीं आता है। लेकिन जब हम समझना शुरू किए तब तक कोरोना आ गया और कोरोना काल में हम लोग वहां की जनता को बहुत तरीका से सहायता करना, उनको खाने वाने का भी बहुत मेरे यहाँ लाला पड़ा हुआ था। दौड़ दौड़ के रोड पे जाते थे, वहां से बहुत मुश्किल से पैसा खाना मिलता था तो वो लोग लेकर बेचारा अपना पेट पालते थे। उसमें भी हम लोग बहुत हद तक कुछ एनजीओज को भी कहेंगे, बाकी लोग को भी कहेंगे जिन्होंने वहां पे आकर मदद किया, लेकिन हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में वहां पे रहे। और कोरोना काल में मेरे यहाँ एक भी कैजुअलिटी नहीं हुआ, क्योंकि देखिए उससे पहले जिस समय में शुरुआत हुआ तो वहां पे जो भी एनजीओ के लोग आते थे बोलते थे बाप रे बाप, ये तो एक दीवार कच्चा दीवार से दूसरा दीवार सटा हुआ, ये तो सेकंड धारावी है। ठीक है, लेकिन उस धारावी को हम लोग धारावी नहीं रहने दिए और एक भी कैजुअलिटी जगन्नाथ स्वामी के प्रांगण में नहीं हुआ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि रहा। क्या इसी कोरोना काल में जो आपने लोगों की सहायता की, जिस तरीके से आपने मदद पहुंचाई एकदम निष्पक्ष भाव से, किसी तरह का भेदभाव नहीं किया, क्या ये इसे आप एक बड़ा कारण मानते हैं कि लोगों का प्यार आज तक आपके साथ है? देखिए प्यार तो हम झूठ क्या बोले, हम वहां पैदा लिए, कोरोना काल बहुत बाद में आया है। प्यार तो हमेशा बना रहा। जो आदमी 17 साल फौज का नौकरी किया हो और 17 साल में ही फौज में चले गए और 2010 लास्ट में हम आए हैं सेना से रिटायर्ड होकर, तो 2011 से आप शुरू कीजिए और 8 साल हम केवल जनता के बीच में रहे, उसमें भी अपना काम धंधा भी किए और ये किए, बहुत समय तो नहीं दे पाए। इसके बाद भी मैं हमको वहां का लोग जिताया, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का बात है। और हमको लगता है कि वो लोग मेरे ऊपर एक कर्ज के रूप में मेरे ऊपर लाद दिया और मैं बस यही किया हूं कि उनका कर्ज को उतारने का काम किया हूं। और प्यार तो क्या बोले हम आपको, सुबह में हम उठते हैं तो ऐसे भी गांव में जब घूमने जाते हैं तो आपको नहीं विश्वास होगा कि हम नाश्ता भी उस गांव में घूमते घूमते कर लेते हैं। ठीक है, और प्यार तो है ही है। राजनीति जब शब्द सुनते हैं तो लोगों की ऐसी धारणा है, खुद नेता ऐसा कहते हैं कि एक घृणा है, मतलब हर कोई इस क्षेत्र के लिए नहीं बना, ऐसा कहा जाता है। नेता हर कोई नहीं बन सकता क्योंकि इसमें बहुत से ऐसी चीजें भी करनी पड़ती हैं जो एक आम इंसान को गवा नहीं देती है उन चीजों को। आप चूंकि सेना में रहे हैं, सच्चाई के पथ पर चले हैं, आपको शुरू से यही सिखाया गया है कि इस पथ पर रहें। क्या आपका भी मानना ऐसा है कि राजनीति ऐसी है जैसा लोग सोचते हैं या आपका अनुभव कुछ अलग है? आप अभी बोले ना कि लोगों का धारणा है कि ये अच्छा, राजनीति एक अच्छा लाइन नहीं है, क्षेत्र में। हाँ, राजनीति के क्षेत्र में अच्छा नहीं। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, ये किसके लिए है? जो ईमानदार व्यक्ति है। मगर कुछ नेता भी बोलते हैं कि तो हो सकता है वो ईमानदार नेता होंगे, ये वही बोल सकता है जिसके अंदर कुछ ईमानदारी होगा। अब जो नेता आज वो इलेक्शन जीत रहा है और कल से मेवा खाना शुरू कर ले रहा है, ठीक है, अभी मेरे यहां ही आप देख लीजिए, मेरा इलेक्शन लड़ने का कारण क्या था पता है आप लोगों को? मेरा इलेक्शन लड़ने का कारण था कि मेरी भाभी विडो हो गई। मेरे आने के बाद मेरी भाभी विडो हो गई, भैया डेथ कर गए,
तो जब हम घर पे आए तो हमको वहां के बूढ़े लोग, जिस समय इलेक्शन हुआ, हमको इलेक्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और हम तो बहुत दूर दूर तक, हम शुरू से ही, हम नेता से हमको शुरू से ही बहुत ज्यादा चिढ़ था। लेकिन जब हम देखे कि लोग, जो बूढ़े लोग थे, वो लोग बोले कि बेटा हम लोग एक बात बोलेंगे, आप इलेक्शन लड़िए। हम बोले कि चाचा ये सब काम हमसे नहीं होगा, हम लोग फौज से आए हैं, राजनीति का एबीसीडी नहीं पता है, और मेरा जरूरत क्या है, सब है। तब वो लोग बोले कि पता है बेटा, यहाँ बहुत सारा करप्शन है। कैसे आप आप निपटे इन सब चीजों से? निपटे नहीं, इनको जमीन से मिटा देंगे हम। ये आपका प्रण? हाँ, आप हम तो बोलते हैं, आप पूरे क्षेत्र में घूम लीजिए, मेरे पार्षद 18 अप्रैल को, और 2018 से लेके 2023 18 अप्रैल तक हम पार्षद रहे। कोई एक भी आदमी को आप ढूंढ कर निकाल दीजिए जो ये कह सकता है कि पप्पू सिंह किसी काम में किसी से एक पैसा भी लिया हो। एक आदमी को निकाल लीजिए। वोटर्स उस समय मेरे यहां 13,500 था, वहां का पॉपुलेशन 50,000 है। एक आदमी को निकाल कर लेकर आइए। तो बोले ना हम आपको कि मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि हम पार्षद बने, बहुत छोटा पद है, और बोलिएगा तो उसका निर्वहन करना बहुत बड़ा काम है। हर व्यक्ति जो आपके वार्ड क्षेत्र में रहता है, सबको आपसे उम्मीद है कि हम कोई भी काम कराने। देखिए एक बात बताते, बड़ा नेता जो है वो ठीक है, वहां वो लोग बोर्ड में बैठते हैं, कहां से फंड लाते हैं, ये वो स्टेट को फंड मिलता है, वो सब में उनका रोल है। लेकिन आपको हम एक बात बताते हैं, सब असली नेता जानते हैं कौन है? जो गांव का मुखिया और पार्षद होता है। आप जन्म लिए वहां से उसका काम शुरू होता है, और जब मरते हैं वहां तक उसका काम होता है। क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट आप बनाते हैं जब वो पैदा लेता है, और डेथ सर्टिफिकेट बनवाते हैं जिसमें आपका सिग्नेचर होता है, वो पार्षदिया और मुखिया करता है। ठीक है, तो इसलिए काम तो वही करता है। आप हमको बतलाइए, कोई भी हम, आप यहाँ का बात छोड़ दीजिए, किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, कोई नेता को पहचानता भी है तरीका से क्या? 15-15 साल का विधायक बन गया, क्षेत्र में 15 दिन नहीं आया होगा। अगर आपके क्षेत्र की बात करें, हाल में काफी चर्चा में रहा है ये क्षेत्र। 2 बच्चे जो है दिन के उजाले में गायब हो गए, पता ही नहीं चला किसी को। 12-13 दिन के बाद वो बच्चे मिले, पता चला कि उन्हें दिन दहाड़े उठा के लेके ले गए कुछ, जो बंजारन कहें या एक संगठन कहें। किस तरीके से आप इसे देखते हैं? क्या ऐसा इस क्षेत्र में जो हो रहा है कितना सही है, और आप इसे निपटने के लिए क्या कुछ करने का सोचे हैं? देखिए हम शुरू से बोलते आए, उस क्षेत्र में आप जाइएगा तो ये भी बतलाएगा आपको कि हम शुरू से बोलते हैं, जो बाहर का लोग आपके यहाँ आता है उससे थोड़ा सिंसियर रहिए। क्योंकि देखिए सॉफ्ट टारगेट है वो लोग, गरीब आदमी है, कचरा चुनने चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, और वहां पे बहुत आसान होता है इस टाइप लोगों को अपना काम करने में, किसी को उठाकर ले जाने में, ऐसे ले जाने में। लेकिन मेरे यहाँ केवल राजनीति हुआ है। बच्चा गुम हुआ, सही बात है, बच्चा गुम हुआ है, ढूंढना पूरे गांव वालों का काम है। लेकिन एक्चुअली उस समय हम दिल्ली में एडमिट थे, हम अपने पैर का ऑपरेशन कराए थे, हम खून का घोट पी के सुन रहे थे ये सब चीज को। यहाँ क्या था, बच्चा को ढूंढने में किसी का बहुत बड़ा ये नहीं था कि बच्चा मिल जाए, ये नहीं था। वो ये सोच रहे थे कि हम सरकार को कैसे बदनाम कर दे, हम बहुत बड़का हीरो कैसे बन जाए, लोग हमको बहुत अच्छा कैसे। अरे आप बच्चा ढूंढ लिए क्या? नेता बच्चा ढूंढा है क्या? वो तो आप मीडिया का देन है और पुलिस वालों का देन है कि आज वो बच्चा रिकवर हो गया, और उसको हम सलाम करेंगे उस बच्चा लोग को, जिसमें जो बजरंग दल का बच्चा लोग था, बतलाता है क्या था, हम तो मिले नहीं उनसे भी। तो उन लोगों का बहुत बड़ा देन है कि उन लोगों ने सिंसियरिटी दिखाते हुए उस बच्चा को वहां का इंफॉर्मेशन दिया, और प्रशासन इतना बृहद रूप में लगा हुआ था, मीडिया इतना बृहद रूप में लगा हुआ था कि वो बच्चा रिकवर हो गया। और हम आपको बोले कि जगन्नाथ स्वामी का प्रांगण में हम लोग रहते हैं, तो उनका कृपा तो हम लोगों पे हमेशा बना रहता है। सबने पुलिस की वाहवाही की, मीडिया बंधुओं का भी बहुत
दिल से स्वागत किया गया कि उन्होंने जिस तरीके से कवरेज दिया। मगर शुरुआत में बच्चे जिस दुकान पर गए थे, जिस मोहल्ले पर, वो एक आदिवासी बहुल इलाका है। उन्हें जिस तरीके से प्रताड़ना का सामना करना पड़ा पुलिस के द्वारा, बच्चे मिलने के बाद किसी ने भी वहाँ पर जाकर के ये नहीं पूछा कि जो गलती हो गई उसके लिए माफ़ी या फिर किसी भी तरीके से। सबने पुलिस की वाहवाही की, मगर एक टैग लग गया उनके लिए कि ये बच्चा चोर है, जबकि उन्होंने कुछ किया भी नहीं था। पुलिस की जो प्रताड़ना है वो अलग झेलनी पड़ी। इसे किस तरीके से देखते हैं? एक बात हम बोले आपको, आदिवासी तो शुरू से प्रतिदंडित रहा है यहाँ, ठीक है ना। आप एक बात बताइए कि आप डायरेक्टली किसी पे एलिगेशन लगा दिए कि यही लोग किया है, यही लोग किया होगा, यही लोग किया होगा। प्रशासन को तो इतना ज्यादा और बाकी लोगों को इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया कि मजबूर हो कि बेचारा को उठाना पड़ रहा है सबको, कि भाई किसी भी तरह बच्चा मिले। हम एक बात आपको बोलना चाह रहे हैं कि बच्चा मिला तो सबसे पहले चलिए होना चाहिए था, उनके माँ बाप को, लोगों को कन्विंस करना चाहिए था, जो भी इसमें समाज सेवी भी लगे, चलो कि चलिए मिल गया, हम लोगों से गलती हो गया है, हम लोग गलत ट्रैक पे थे, ये बेचारा गरीब है लेकिन, और हम वहां पे पैदा लेकर जवान हुए, वो लोग भीख मांग के खा लेगा। यही तो है, यही है अंतर आदिवासी और आम जनों में। आदिवासी आज थोड़ा सा हम देख रहे हैं, जिस समय हम लोग छोटा हुआ करते थे उस समय का स्थिति और अभी में तो अंतर आया है, और अंतर लाने वाला भी हम ही लोग हैं, हम ही लोग हैं अंतर लाने वाला। चोरी चुहाड़ी जो भी सीखा थोड़ा मोड़ा, उसमें भी हम ही लोग का योगदान रहा है, ठीक है। नहीं तो वो लोग तो ऐसे थे कि सामान फेंक दीजिए, 10 दिन के बाद उधर ही सामान मिल जाता था। वो चोर थोड़ी है। कोई भी अगर ये गंगा जी में खड़ा होकर कहेगा कि आदिवासी चोर है, नहीं है वो चोर, ठीक है। स्थिति परिस्थिति उसको भले ही थोड़ा गलत रास्ता पे लाया हो, लेकिन कोई कहेगा कि बच्चा चोरी कर लिया, और बच्चा कभी नहीं कर सकता है। कहाँ का आदमी निकला वो जो चोरी करने वाला, कहाँ का निकला वो? यूपी और बिहार का निकला। आप उसको मार रहे हैं। आप एक बात बताइए, आज हम भी बिहार से हैं। मेरे फादर आज से 50 साल पहले, 55-60 साल पहले जगन्नाथपुर में आकर हम लोग बसे थे, ठीक है ना। आज हम लोग जगन्नाथपुर का जमीन और बाहर का जमीन में हम लोग दखल कर करके वहां रह रहे हैं। हम लोग का यहाँ का झारखंडी जाके बिहार में हम लोग का जाकर दखल करके रहेगा तो रहने दीजिएगा क्या? किसी स्टेट में रहने देते हैं क्या? ठीक है, रह भी रहे, ठीक है। उस समय में बिहार झारखंड हम लोग एक ही थे, लोग रह रहा, वो गलत नहीं है, ठीक है। मगर ये भेदभाव हमेशा से रहा है। भेदभाव बोल तो रहे हैं, और ये भेदभाव को पैदा करने वाले नेता हैं। जिस समय में आप एक बात बताइए, उसका बच्चा जो गुम हुआ उसके लिए 100 नेता आए। अच्छा, आर्थिक रूप से कौन नेता उसको मदद किया? कौन सा ऐसा नेता आया जो आके बोला कि ठीक है बाबू आप काम कर रहे हो, ठीक है। वो बिहार का इंसान तो है ना, वो जो बिहार से आकर यहाँ पे अपना जीविका जीने के लिए घर बना के छोटा सा रहा, और उसका बच्चा गुम हो गया। तो आप एक बात, नौकरी तो नहीं कर रहा है वो, और अगर नौकरी करता तो उस गड्ढा में नहीं घर बनाया होता। तो जिस समय में हुआ उस बीच में जो 10 दिन 12 दिन टाइम बीता, कोई ऐसा नेता है जो शुरुआत में आके बोला होगा कि 2 दिन हो गया बेचारा, खाना खाया है कि नहीं खाया है, एक काम करते हैं चलो इसके यहाँ कुछ खाना वाना का सामान हम पहुंचा देते हैं, कुछ आर्थिक रूप से मदद कर देते हैं। तो क्या आए हैं, मदद क्या करेगा, केवल वीडियो बनाने में परेशान था कि लोग कहे कि बहुत सिंसियर नेता है ये। क्या काम किए आप? अभी आप देखते होंगे यहाँ का 90% नेता ना, क्या 90 क्या 100% नेता, हम लोग जैसे लोगों को अगर छोड़ दीजिएगा, हम लोग तो बहुत कम अपने आप को प्रचार प्रसार में लाना चाहते हैं, क्योंकि काम नहीं बोलते हैं कि आप दिल में बसिए। दिल और दिमाग में अंतर होता है। आप दिल में बस गए मतलब आप हीरो हैं, दिमाग में बस गए तो दिमाग बहुत उथल पुथल मचाता है, कब आपको निकाल के फेंक देगा आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप दिल वाला नेता बनिए ना। आप केवल दिमाग लगा लगा के अपना कुर्सी संभाले हुए हैं, और जहां होता है वहां केवल आप पेट्रोल का काम कर रहे हैं। पेट्रोल छिड़क दिए, कब माचिस मारना है टाइम देखते हैं और माचिस मारते हैं। उस टाइप का नेता नहीं चाहिए। और मेरे एरिया में तो हम बोलते हैं भगवान से मनाइए, हम बोल भी दिए कि हम जितना काम किए हैं उतना हमको आप ना, हमें आपके लिए सोचिए मजदूरी किए हैं 5 साल, नेता बन के नहीं न, ये काम किए हैं हम वहां का बच्चा बन के काम आपके लिए किए हैं, उसके अनुसार हमको वोट दीजिए। हम, मेरे पास कोई वोटर ना जो मेरा रैली में हो, चाहे मेरे पास आता है
खरीदा हुआ लोग नहीं है वो 200 रुपया वाला और 500 रुपया दे के जो भीड़ इकट्ठा करते हैं नेता, वो लोग मेरे पास नहीं आते हैं। मेरे पास वही लोग आते हैं जो मन से आते हैं, जो दिल से हमको चाहते हैं, और वैसा नेता बनिए। ये वाला नहीं बने कि आज केला छाप में चले गए, कल कहीं टिकट मिल गया तो चले गए, और पता चल रहा है कि केवल और केवल आप अपना नेतागिरी सेक रहे हैं। क्या आपको भी किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन प्राप्त है? पहले देखिए, हम लोग शुरुआत में बाई हार्ट हम लोग बीजेपी से रिलेटेड थे, ठीक है, आज भी ये है। लेकिन एक बात हम बताएं आपको, पार्टी हमको खाना देता है क्या? पार्टी खाना देता है आपको? पार्टी क्या करता है? आप पहले जो जनता आपका मदद किया, जब उसका आप नहीं है तो राजनीति पार्टी क्या होती है? और पार्षद जो बनता है ना, वो किसी पार्टी से नहीं जीताता है। नहीं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार आवाज उठा रही थी कि इस बार जो है दल के आधार पर चुनाव हो, किस मगर लिए? अब वो तो पार्टी जाने किस लिए करवाना। नहीं, हम वही तो पूछना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती हो चाहे कोई भी पार्टी चाहता है, क्यों चाहता है कि इस पे उठाया जाए, इलेक्शन कराया जाए? गैर दलीय आधार पर अगर चुनाव होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि पिछले दरवाजे से जितने भी राजनीतिक दल है वे अपने समर्थित उम्मीदवारों को डाल देते हैं, जिनके सामने वैसे नेता पीछे रह जाते हैं जो असल में काम करना चाहे, और एक तरह से वो सिस्टम जो है बरकरार रहता है। आप एक बात बताइए, आप किसी भी पार्टी का जो जीता हुआ सेलेक्टेड पर्सन उसको छोड़ के जितना भी नेता है, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, बाद में बना, जीतने के बाद बना दिया, बात अलग है। आप एक आदमी का नाम बताइए तो, जो मुखिया का इलेक्शन जीत गया हो, कौन बनता है? हमको तो एक्सपीरियंस इस 7 साल में बहुत कुछ हुआ है। सब चमचा होता है, जो झोला ढोने वाला होता है। काम करने वाला आपके पीछे क्यों जाएगा 20 बार भैया भैया करने के लिए? और कोई पार्टी, क्यों पार्टी से टिकट दीजिएगा? और किस आदमी को और किस आधार पे आप टिकट दे रहे हैं? हमको उसका क्लियर कीजिए तो। कौन सा काम अच्छा किया हो समाज के बीच में जिसके कारण आप उसको टिकट कंफर्म करना चाहिएगा? उसका एक पैमाना होना चाहिए ना, कि ठीक है भाई, ये लड़का इतना अच्छा काम किया, तो कौन सा काम किया है? मेरे यहाँ तो जो घूस लेके जेल जा रहा है उसको भी दिया जा रहा है टिकट, और उसके लिए प्रचार किया जाता है। तो आपके हिसाब से ये गैर दलीय चुनाव जो हो रहे हैं ये सही है? एकदम सही है, बिल्कुल सही है। आप काम कर ना लोगों का दिल जीत के और वोट लीजिएगा, क्या बोलिएगा? उधर भी क्या बोलिएगा? वही कि वो खराब है, वो अच्छा है, मंदिर बनाना है, तो इधर ये बोलेंगे कि हम एसटी का बहुत बड़ा शुभचिंतक है, तो ये है वो, केवल झूठ सच। हाँ, काम कुछ किए नहीं आप। नहीं, बिल्कुल सही काम किए हैं, कोई पार्टी का जरूरत नहीं है, और वही लोग जीतेगा जो काम किया है क्षेत्र में, ठीक है, और अच्छा काम किए हैं। हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद है इस चीज के लिए कि आपने किसी पार्टी का सिंबल देकर पार्षद का इलेक्शन नहीं लड़ाया है, ठीक है। नहीं तो उसमें ज्यादातर वो लोग आएंगे जो ना, वो नहीं बोलते हैं झोला ढोने वाला, उनको टिकट वहां से कंफर्म हो जाएगा और वो लोग आकर जीतेंगे। और देखिए एक बात और आप समझ लीजिए, पार्टी में जो पद मिलता है ना, हम आपको फिर बोल रहे हैं, पार्टी में जो पद मिलता है 90% पद ना चमचों को मिलता है। अच्छे व्यक्ति को पद कहाँ मिलता है? उसके पास काम करने से फुर्सत कहाँ है कि आपके पीछे पीछे घूमेगा? और पार्षद को तो ये लोग जानते हैं क्या समझता है, पार्षद को ना ये लोग, मतलब हम देखे हैं स्थिति पार्टी में कि विधायक सांसद और बाकी लोग ऊपर बैठ जाएंगे और जिला का और प्रदेश का ऐसे करके लाइन लगा के आगे बैठा देते हैं, और पार्षद को देख रहे हैं वो 30वां रो में बैठा हुआ है बेचारा, जबकि अपने कैपेबिलिटी से आदमी वो ना पार्टी से पद सिंबल पे जीता है ना किसी चीज पे, उसको ऊपर होना चाहिए और तुम लोग सब नीचे बैठो। आप क्षेत्र में कार्य की बात चूंकि आप कर रहे थे, नाली, सड़कें, स्ट्रीट लाइट, ये कुछ मुख्य कार्य है एक पार्षद के तौर पर जो करते हैं वो लोग। इसके अलावा हट करके अगर कोई आपकी अपनी सोच है, वो हमसे साझा करिए, जो आप करना चाहते हैं, जो कार्य आपसे छूट गए हैं पिछले बार, जो आप नहीं कर पाए, ऐसा कोई विजन है आपके मन में?
इस बीच एक और सवाल रहेगा कि क्या नाली और सड़क है, क्या उनकी उम्र सिर्फ 5 साल की होनी चाहिए? क्योंकि हर इलेक्शन में हम सुनते हैं कि हम नाली बनवा देंगे, हम सड़कें बनवा देंगे, हम लाइट लगवा देंगे। क्या वो उस पोल की या फिर उस नाली की उम्र क्या सिर्फ 5 वर्ष की होनी चाहिए? हाँ, देखिए बहुत अच्छा बात आपकी। अच्छा आप एक बात बताइए, जो रोड बनता है उसका एक मापदंड होता है। ये पार्षद बनने के बाद हमको सीखने के लिए मिला है। 3-2-1 का मसाला में रोड का ढलाई होता है, ठीक है? 3-2-1 इंजीनियर जो जिस चीज़ के लिए आपको तैयार कराया है कि इससे बनाइएगा तो इसका लाइफ होगा, 3-2-1 से बनाइएगा तो टिकेगा। तो 3-2-1 से बनाइएगा तब ना टिकेगा। आप तो 13-1-2 बना रहे हैं, 13-10-12 मतलब आप 25 बोरा सीमेंट और बालू और 1 बोरा नहीं सीमेंट और गिट्टी और 1 बोरा सीमेंट डाल के ढलाई कर रहे हैं। और एक बात और है ना, देश का संसाधन को हम लोग टैक्स देने वाला लोग टैक्स दे दे के मर रहे हैं और वो पैसा देश का उत्थान के लिए होता है। आप नाली जो बनाए हैं कैसे, आप चलिए मेरे यहाँ, हम अभी 10 साल पहले नाली बनवाए हैं, रोड बनवाए, तोड़ के दिखलाइए तो। हथौड़ा को जैसे मारिएगा ना नीचे वैसे सर पे आके लगेगा आपको। आप पता कर लीजिएगा, हम वो पार्षद है ठेकेदार का नाक में न थैल करके काम कराए। रोड अगर गलत ढाल दिया तो रोड को तुड़वा के बनवाए हैं, दोबारा से ढलाई करवाए हैं। अब पूछिए मेरे गांव में जाकर। और जानते हैं उसमें क्या है, मंदिर का एरिया से जो पानी का फ्लो आता है वो इतना स्पीड से आता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये लोग मेरे यहां बना है ऐसा रोड कि डस्ट और सीमेंट से ढलाई कर दिया रोड को, और किस्मत से 4 दिन और 6 दिन के बाद बारिश हुआ और पता चला नीचे बोल्डर दिख रहा है, रोड गायब हो गया। मेरे यहां वो सब नहीं चलेगा। आप जाइए पूरे कोटा में पूछिए, हमको बहुत अच्छा से याद है, एक बार हम लोग एक प्रोग्राम में बैठे थे, रघुवर दास जी, बहुत हमको अच्छा लगा था उनका बात। ऐसे हम लोग गुस्सा भी हुए क्योंकि भाई देखिए सब एक समान लोग नहीं है, जो चोर है उसको डायरेक्ट पकड़िए, उसको सजा दीजिए आप, लेकिन आप सब पे एलिगेशन मत लगाइए। तो हम लोग बैठे हुए तो उसी में वो बात होते होते बोले कि पार्षद नाली और रोड से ना ऊपर उठ के सोचना शुरू कर दीजिए। आप लोग केवल, मतलब उनका कहने का मतलब था कि कमीशन के चक्कर में मत रहिए। तो हम लोग तो कमीशन नहीं लेते हैं, जो लेता है उनके कारण हम क्यों सुने। तो ये सब बात होने के बाद हम लोग वहां से उठ के निकलने लगे। तो वो भी बोल रहे हैं तो गलत तो नहीं बोल रहे हैं ना जी, वो इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसा होता है और उनके संज्ञान में कहीं ना कहीं होगा। तो हम लोग निकलने लगे तो सब बुलाने लगे पदाधिकारी की, नहीं नहीं चलिए आप लोग बैठिए बैठिए, गलत आप लोग सोच ले, ऐसा नहीं है ये। लेकिन जब नेता को ये बात पता है कि चोरी होता है, आप ही देश को चला रहे हैं, पदाधिकारी ही देश को चला रहे हैं, तो फिर चोरी कैसे हो रहा है। आप रोड बना रहे हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि आप फंड आपको सरकार दिया है, खड़ा होकर रोड बनवाइए ना। वहां पे वहां के गांव के लोगों को आप बतलाइए कि कैसे क्या कितना का मसाला इनको बनाना है। वहां मेरे यहाँ जानते हैं, हम लोगों को इतना इतना तरीका से उनको समझा चुके थे। जब वो मिक्सिंग मशीन चलता था ना तो वो लोग खड़ा होकर देखता था, भैया 3 बोरा गिट्टी, 3 वो डेग गिट्टी बालू और ये, और जैसे 5 शुरू करता था तुरंत, भैया ये 5 बोरा 5 ये कर रहा है, तुरंत हम पहुंचते थे। कितना का बना रहे हैं, इतना का बनाइए। तो देखिए आप क्या बोले हम आपको, आप कैसे उम्मीद करते हैं आपका रोड अच्छा रहे। तो चलिए, नाली आपने बनवा दी, सड़कें बनवा दी, बिजली के पोल, स्ट्रीट लाइटें सब कुछ लगवा दी, आगे क्या करने का विचार है? देखिए मेरा मुख्य काम, हम बोले ना कि आपको कि हम भी उसी गांव से पैदा लिए, 2 चीज पे गवर्नमेंट से हम चाहेंगे कि आगे कुछ ऐसा जीवन में प्रपोजल आप लोगों के द्वारा लाया जा सके, तो 2 चीज को ना, स्लम एरिया, केवल मेरे गांव का बात नहीं करते, स्लम एरिया में 2 चीज आप जरूर लाइए। एक एजुकेशन के ऊपर में फुल तरीके से फोकस कीजिए और दूसरा स्पोर्ट्स के ऊपर। अभी जाइएगा मेरे यहाँ बहुत सरकार बहुत कुछ देता है। हम तो रहे तो मेरा सरकारी स्कूल में हम जाकर अपने बैठ के खाना बनवाते थे बैठ के, और बैठ जाते थे स्ट्रेंथ, क्योंकि हम लोग के फौज में क्वार्टर मास्टर का एक पोस्ट होता है फौज में, और क्वार्टर मास्टर का काम होता है कि अगर 100 लोगों का राशन है और 20 ग्राम बन रहा है तो आपका उसका जितना
क्वांटिटी होता है उतना आप उसको बनाइए। तो 100 लोग खाएगा ना तो बहुत अच्छा बनेगा। जैसे कम लोग खाएगा तो शायद थोड़ा ये होगा, लेकिन ज्यादा लोग खा रहा है तो कोई ज्यादा खाने वाला होता है, कोई कम खाने तो अच्छा बनता है। तो जब हम गांव में घुसे हम स्कूल में, तो हम देखे कि बहुत बुरा स्थिति है। कौन से स्कूल में? बहुत सारा स्कूल है यहाँ पे हम लोग हैं। स्कूल नहीं बोलना ज्यादा अच्छा है, हाँ, क्योंकि देखिए किसी और आज स्थिति था कि जब हम खुद ही बैठ जाते थे खाना खाने के लिए, और जैसे खाना खराब होता था हम बोलेंगे अपना बच्चा को आप ऐसा खाना खिलाइएगा क्या। जब गवर्नमेंट आपको दे रही है तो आप तरीका से बनाइए और तरीका से खिलाइए। तो पहले क्या था ना कि लोग जो बनाने वाला है और वो लोग क्या होता था, झोला लेके आता था, खाना कम बनाता था, झोला में ज्यादा लेके जाता था। और वहां जो काम करने वाला वो पूरा ना जो मोटा मूसा देखे है ना, उस टाइप का गोल गोल था। और जो मेरा बच्चा है वो लगता था टीवी हो गया इन लोगों को। तो ये सब चीज पे फोकस करना है और स्पोर्ट्स को इस रूप में डेवलप कर दीजिए कि आज जो मेरा सेना का बच्चा लोग है, एक बात तो मान लीजिए ना आप, बॉयलर मुर्गी समझते हैं ना, तो बाकी लोग ना जो आप देखिएगा पिज्जा बर्गर ये वो सब बॉयलर है। और जो हम लोग का कोटा का चावल खाया है ना, माड़ साग खाया है, पुटकल साग खाया है, सनई साग खाया है, और जो गांव का नेचुरल खाना को खाया है, शरीर से तो मजबूत है ही ना, तो फौज में भी लड़ेगा ना तो जबरदस्त का लड़ाई लड़ेगा। क्या आपके क्षेत्र में अभी भी स्लम ही एक सबसे बड़ी समस्या है? इसके अलावा भी और भी कुछ ऐसी समस्या है जो आपको दिखती है? केवल समस्या ही तो है, एजुकेशन अच्छा है नहीं, पढ़ाई का कोई संसाधन आपको बता दिए नहीं है, खेल के लिए कोई लोगों पे किसी पे ध्यान नहीं है। तीसरा चीज है, आप अभी ही बताएं कि वहां पे बाहर का आदमी जो अभी बच्चा वाला केस हुआ था, कोई भी हावी हो जाता है आकर उनके ऊपर। क्या लोगों को जो सरकार की योजनाएं हैं, वृद्धा पेंशन कहें या मैया सम्मान योजना, ये सारी जो पेंशन है, क्या उन्हें समय पर मिल जाती है, या कुछ लोग ऐसे भी है जो वंचित है? कैसी कुछ शिकायतें आपको सुनने को मिली है इस बीच? चूंकि चुनाव काफी विलंब से हो रहा है, वो भी जब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया उसके बाद, तो इस बीच क्या ऐसी समस्याएं आती थी कि सरकार की योजनाएं जो है वो पूरे तरीके से आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ वंचित रह जा रहे हैं? हाल ही में हमने सुना कि कुछ लोगों के नाम काट दिए गए महिलाओं के में। क्या ऐसी शिकायतें आपके कानों तक भी आई है? देखिए सबसे बड़ा बात है ना, हम नगर निगम में ये बात को उठाए थे, जिस समय बोर्ड में हम आए तो हम इस बात को रखे थे। हम आपको बोले ना कि देखिए हमको तो लगता है कि जो भी नेता है वो चापलूसी ज्यादा करता है, ग्राउंड पे जो काम करना चाहिए वो नहीं करता है। मेरा कहना है कि अशोक नगर जिस वार्ड के अंदर आता है, एक बात हम उदाहरण दे रहे हैं, अशोक नगर पे इंडिविजुअली हम नहीं बोल रहे हैं, चाहे ऐसा एरिया जहां पे शिक्षित लोग और पढ़ा लिखा जो विकसित लोग हैं, मध्यम वर्गीय फैमिली से है, उस एरिया में पेंशन कौन बनाएगा? जो आईटीआर जो इनकम टैक्स रिटर्न करता है, फाइल करता है, उसको पेंशन का जरूरत है क्या? नहीं, चूंकि यहाँ पे आपने बताया कि हम इसलिए आपको बोलना चाह रहे हैं, तो जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है वार्ड वाइज कि आप 20% हर वार्ड को पेंशन मिलेगा, आप अपना 20% लोगों को आप पेंशन भरिए, बात समझ गए, चाहे रोड बनाइए, तो 20% रोड हो, पेंशन हो, आयुष्मान भारत कार्ड हो, बाकी अच्छा हम इसलिए आपको बोल रहे थे कि आप एक बात बताइए, मेकॉन में जाके आयुष्मान कार्ड बनाने का जरूरत है क्या आपको? आपके क्षेत्र में ऐसे लोग हैं क्या जिन्हें जरूरत है? 99.99% लोग हैं, वही लोग ही हैं। तो कार्ड आप बना रहे हैं और कार्ड को आप बोल रहे हैं कि आप हर वार्ड को 30% कार्ड आप वहां से अलाउड करते हैं। तो मेरे यहाँ 100% स्लम है, तो हमको तो 100% ना कार्ड का ऑथराइजेशन मिलना चाहिए कि नहीं। और जहाँ पे एक भी जरूरत नहीं है वहाँ क्या, वहां से उसको भी उतना ही दे देता है। ऐसी शिकायत आपने की है? बिल्कुल बोर्ड में बोले हैं हम। आप एक बात बताइए, मेरे यहाँ रोड जो हम बनाए, हम रोए तब ना हमको मिला, और हम लाए वहां से एमसी को लेके आए, डिप्टी एमसी को लेके आए, गांव गांव में घुमाए। हम बोले आप खाली घूम लीजिए सर बरसात में। तो आप अशोक नगर जैसे हम बोले, हरमू बोल रहे हैं, बाकी जिसमें रोड बन गया, कालीकरण हो गया, लोग चल रहा, उसके ऊपर रोड बनाइएगा क्या? उसको फंड क्यों दे रहे हैं आप?
फंड हमको दीजिए ना, जहां पूरा कच्चा ही है रास्ता। अभी के वर्तमान में जो सिस्टम है, कितना मुश्किल होता है अपने राज्य के अपने क्षेत्र के विकास के लिए फंड ला पाना, स्वीकृति हासिल करना कितना मुश्किल होता है? कुछ मुश्किल नहीं है। बच्चा जब रोता है ना, तो माँ दूध पिलाती है। हम रोए, हमको मिला, तो हम गांव का डेवलपमेंट किए। आज मुख्यमंत्री जी के पास हम जाएं और हम उनको जो सही चीज है उसे अवगत कराएं, क्या हमको पैसा नहीं देंगे? वो देते हैं, सरकार ही ना दे रहा पैसा, हम अपने पैकेट से तो काम कर नहीं रहे। तो उस बात को आप भली भांति तरीका से उनको समझाइए, वहां से फंड मिलेगा आपको। लेकिन जो आदमी जिसको काम करना है वो ना ये सब काम करेगा। जिसको कमीशन से घर चलाना है, 5 साल जीत गए, अब आधार कार्ड बनाना है तो इतना लगेगा, राशन कार्ड बनाना है तो 2000 लगेगा, वृद्धा पेंशन बनाना है तो 5000 लगेगा। ये काम करना 90% तो वही होता है। गांव का डेवलपमेंट के लिए आप काम कीजिएगा तब तो कुछ कर पाइएगा। आपने हाल में एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देने के दौरान कहा कि इस वार्ड को आप एक मॉडल वार्ड बनाएंगे ना। और चूंकि आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो 99% जनसंख्या है वो एक स्लम है, काफी मुश्किल होगा। अरे बहुत अच्छा, स्लम को नहीं बोलते हैं। आप जाके बोलिएगा कि हम इसको मॉडल, आप जाकर मेकॉन में चले जाइए, बोलेंगे इसको मॉडल बनाएंगे हम। क्या मॉडल बनाइएगा? वो तो 50 साल 40 साल पहले मॉडल बन गया। तो मॉडल उसको नहीं बोलते हैं कि सुंदर लड़की को और क्या पोतिएगा क्या? आप उसको बनाइए ना, जो बेचारी एकदम बहुत नीचे से दबी हुई लड़की, उसको आप अच्छा बनाइए ना। तो मेरा क्षेत्र को हम बनाए हैं ना अभी, और अभी संतुष्टि मेरा 50% भी नहीं है। अच्छा नहीं है। हम चाहते हैं कि हर बच्चे का हाथ में खेल का सामग्री हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो। हम खुद एथलीट रहे हैं और दौड़ के ही नौकरी को लिए हैं। बच्चा को अभी आप देखिएगा, मादक पदार्थ जो ब्राउन शुगर, अफीम, कोकीन, ये सब बहुत कम एज का बच्चा यूज करने लगा। ठीक है ना? ये एक बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। मेरे क्षेत्र में आपको बता रहे हैं, स्थिति बहुत गंदा था। अभी भी मान लीजिए हम लोग 3 साल से हटे तो फिर अभी देख रहे हैं कुछ था। लेकिन अभी हम देखें, शासन का बहुत सराहनीय कार्य रहा कि बहुत कोई को पकड़कर इस चीज के लिए वो लोग जेल भेज रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ही बंद होना चाहिए। आप देखिएगा 14 साल 15 साल का बच्चा लोग दारू पी के, ब्राउन शुगर पी के, देखिएगा वो एकदम आंख ऐसे, मतलब बहुत बुरा स्थिति था। तो हम इनसे, सरकार से आग्रह करेंगे कि इस पे सर विशेष ध्यान दिया जाए। ये बिल्कुल हम लोग का आने वाला जो जनरेशन है, जो हम लोग का जो बच्चा लोग है, वो मतलब किसी लायक नहीं रह जाएगा। तो उस पे तो विशेष आपको ध्यान देना ही चाहिए। काफी व्यस्त शेड्यूल है आपका, इसीलिए एक आखिरी सवाल पूछता हूँ। ऑन पेपर नगर निगम हर बार ये दावा करती है कि उन्होंने हर जगह ड्रेनेज व्यवस्था सुधार दी है, हर जगह सिस्टम, लेकिन जैसे ही बरसात आता है तो नगर स्कूल एक तरीके से कहे तो खुल जाती है। हाल ही में इसी हाल में हुए बरसात में हमने देखा कि जगह-जगह जो है नालियाँ जो है नालियों में बहकर सड़क में बह रही है। और चूंकि रांची एक पठारी इलाका है, मगर फिर भी ये हाल देखा जाता है। आप चूंकि एक उभरते हुए नेता, आपकी सोच अलग है इस क्षेत्र में। क्या आपकी भी एक महत्वाकांक्षा है कि आप पार्षद से ऊपर उठ करके अगर आपको मौका मिले तो आप मेयर के पद तक भी जाएं और इस क्षेत्र में कुछ कार्य करें? क्योंकि हर बार जो है पठारी क्षेत्र है और हर बार जो है लोगों को इस तरह की असुविधा देखने को मिलती है। देखिए, हम आपको बोले, हम यहाँ आए हैं सेवा करने। इतना छोटा क्षेत्र को ही हम नहीं कर पा रहे हैं, उनका जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे। जो बड़े बड़े नेता है ना, उन्हीं को बड़ा नेता बनने दीजिए। वो नेता बनने आए हैं और हम सेवा करने आए। ठीक है, हमको बहुत बड़ा नेता बनने का शौक भी नहीं है, और हम नहीं चाहते हैं कि नेता, हम बनना ही नहीं चाहते हैं। सेवा करना तो चाहते हैं। हाँ, सेवा करना, बेटा बन के सेवा करना चाहते हैं। तो मतलब और जब तक इस क्षेत्र का पूरी तरीके से बिल्कुल तब तक आप आगे की नहीं सोचेंगे और जाएंगे भी नहीं किसी के पास कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक बात आपको बोले ना, हम, मेरा गुरु हमको सिखलाते कि बेटा, तुम अपना पहचान बताने मत जाना। आज सचिन तेंदुलकर को अपना पहचान बताना है क्या?
महेंद्र सिंह धोनी को अपना पहचान बताना है क्या? आप कितना संतुष्ट रहते हैं नगर निगम के कार्यों से? देखिए, एक नगर नागरिक के तौर पर बिल्कुल नहीं रहते। आपके क्षेत्र की जनता से अगर आप कुछ अपील करना चाहें तो क्या करना चाहेंगे? हम आप लोगों को एक बात कहना चाह रहा हूँ, जो मेरे मन में बहुत पहले से है। आप लोगों को अभी हम इंटरव्यू में भी बतलाए हैं कि अपने मेरे रहते 5 साल में किसी भी प्रकार का हमको नहीं लगता है कि मेरी जानकारी में कोई हिम्मत किया होगा करप्शन करने का। तो आप लोग कम से कम रांची जैसे शहर में और वार्ड नंबर 37 में जो आप हमको वोट करेंगे, इतना वोट से जिता दीजिए कि जितने 2 नंबर के आदमी अभी फिर 3 साल में पैदा ले लिए, क्योंकि 3 साल इलेक्शन हुआ नहीं और मैं आपका सेवा कर पाया नहीं। तो वो जो लोग हैं, जो 2 नंबर का काम करके आप लोग का जो पैसा को ठगते हैं और आपका काम नहीं करते हैं, उनको ऐसा हराइए कि वो दोबारा जीवन में इलेक्शन लड़ने के लायक नहीं रह जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाइए। और पूरे रांची जिला में मैं बहुत ईमानदारी से काम किया हूँ, सबको पता है। तो जो हम काम किए हैं, जो आपके लिए मजदूरी किए हैं, आप उसका अधिकार हमें एक-एक वोट करके पूरा करिए। धन्यवाद। तो हमसे खास बातचीत कर रहे थे वार्ड 37 के प्रत्याशी पप्पू सिंह जी। पूर्व में पार्षद रहे हैं, कुछ अलग सोच रखते हैं और इनका सबसे बड़ा एजेंडा यही है कि ये करप्शन इन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है और इनका मानना है कि हर क्षेत्र में बदलाव लाया जा सकता है, बस आपको उसी सोच के साथ आगे बढ़ना है। देखना दिलचस्प होगा क्या इस बार इस क्षेत्र की जनता एक बार फिर इन्हें इस क्षेत्र का नेतृत्व करने का अवसर प्रदान करती है या नहीं। तब तक के लिए देखते रहें सार भारत की खास पेशकश नगर भ्रमण के अगले एपिसोड में एक बार आपसे फिर से मुलाकात होगी। मैं शुभम आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद।